So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। तो देखो, पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, लाइक हर साल 7 अक्टूबर के बाद से नोबेल प्राइज़ मिलने लगते हैं। तो लास्ट 2 जो नोबेल प्राइज़ हैं उस पर हमने डिस्कशन किया। अभी बहुत डिटेल में भी आएगा तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री देखोगे, साइंस एंड टेक का टॉपिक है। इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन आईआर का टॉपिक है। डिफेंस डील के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंथ्रोपोसीन एरा ये एंड इट्स इम्पैक्ट, तो ये एनवायरनमेंट का हो सक है। बायो सिक्योरिटी एंड एवियन इन्फ्लुएंजा, ये भी एक टॉपिक वी कैन इंक्लूड इट इन अंडर एनवायरनमेंट। यू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इकोनॉमी का ये टॉपिक है। और देन वी हैव दिस सोलिमुस रिवर की बात करें, ज्योग्राफी का टॉपिक है। अभी ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा बहुत आसियान के बारे में मैंने कुछ ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स हैं, तो एक बार आप लोग देख लेना, मतलब लाइक है ना, क्योंकि इस पर अभी विजिट है, फिर क्या जॉइंट स्टेटमेंट आता है, तो एक साथ डिस्कस करेंगे रादर देन रेगुलर कमेंट्री करने की। ठीक है। सो फिर उसके बाद मेंस का जो क्वेश्चन है दैट इज़ देयर, तो वो डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चन देखो, आज बढ़िया क्वेश्चन है ये। 15 नंबर में है, 250 शब्द लिखने हैं। फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डिपेंड्स मोर ऑन कल्चरल लिंकेज एंड टेक्नोलॉजिकल लिंकेज। तो है ना, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना इन द कंटेक्स्ट ऑफ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो बहुत अच्छा आपको कल्चर और एक टेक्नोलॉजिकल लिंकेज है। अब आसियान के कंटेक्स्ट में मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है, तो थोड़ा सा आप लोग लिखना जरूर से। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा, बट यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप या फिर सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। यहाँ देखते हैं पहला जो टॉपिक है, बेकर, जंपर और हैसाबिस जो है, इन्हें नोबेल मिला है केमिस्ट्री में। और इस पर अगर आप देखोगे तो एक टॉपिक हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, अल्फ़ा फोल्ड, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। तो एक ये टॉपिक डिस्कशन हम लोग का हुआ था अल्फ़ा फोल्ड के बारे में। तो वो टॉपिक पर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। अभी मैं एक्सप्लेन फिर से करता हूँ, बट उसको बहुत डिटेल में आर्टिकल्स आए थे। मतलब ये मानकर चलो कि जो जो टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर चलते जा रहे थे, तो वही जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, रिसर्च है, AI बेस्ड सिस्टम है, तो जिस पर फोकस रहेगा। जैसे पिछले साल क्वांटम टेक्नोलॉजी पे नोबेल प्राइज़ काफ़ी थे। अब इस बार अगर आप देखोगे तो जो AI बेस्ड सिस्टम है उस पर और उससे रिलेटेड जो टूल्स हैं उस पर जो है आपको काफ़ी मतलब नोबेल प्राइज़ देखने को मिले हैं। बाकी लास्ट 2 भी और इस ये वाला भी इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो 2024 का जो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में है वो डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस, जॉन जंपर, इनको आपका दिया गया है। और ये क्या है कि ये प्रोटीन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। अब देखो, थोड़ा सा समझना। देखो, हमारा शरीर जो है ना, उसमें अगर देखा जाए तो कोई भी जो मेटाबॉलिक फंक्शन है ना, वो बहुत अधिक प्रोटीन पर निर्भर करता है। प्रोटीन मतलब जैसे मान लो, देखो DNA होता है, DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनती है। RNA गाइड करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। तो RNA बेसिकली जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन शब्द बोलता है। तो ये जिम वाली प्रोटीन आप इमेजिन मत करना, मतलब कि आप ये मानो कि एक ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर है और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स आपकी हैं, जिसके बेसिस पे हमारा पूरा शरीर का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है दैट इज़ बेसिकली शेप्ड एंड या फिर वो डिसाइड और डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वर्क है दैट इज़ लिंक्ड विद द प्रोटीन डिज़ाइन से रिलेटेड और उसके स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन से रिलेटेड, कि देखो कौन सी प्रोटीन बन रही है, किसका क्या रोल है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। इफ़ यू आर एबल टू नो अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें हम बहुत सारी अमीनो एसिड्स मिलकर बनती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है। जैसे डेविड बेकर हैं, इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन पे काम किया कंप्यूटर के माध्यम से, मतलब जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से प्रोटीन का डिज़ाइन करना। और इन्होंने नई प्रोटीन क्रिएट की 2003 के अंदर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। ऐसी डेमिस हैसाबिस है, इन्हें भी अल्फ़ा फोल्ड इन्होंने डेवलप किया था। ये एक ऐसा AI मॉडल है जिसके माध्यम से जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं कि जो मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स हैं उसको प्रिडिक्ट करना, उसके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना। तो ये आप मानो ह्यूमन कैपेबिलिटी से बहुत बियॉन्ड है। अब एक इंसान उसको स्टडी कर रहा है, समझ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे यू विल सी तो इट्स ईजी, लाइक बाय यूजिंग दिस अल्फ़ा फोल्ड एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि उसको आसानी से जो है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है दैट कैन बी डिटरमाइन। फिर इससे पहले काफ़ी सारे, जैसे बिफोर अल्फ़ा फोल्ड लगभग 1,70,000 से 1,70,000
जो स्ट्रक्चर है अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो इनके स्ट्रक्चर प्रोटीन के प्रिडिक्ट किए गए थे, बट अब इसके माध्यम से कोई भी प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जा सकता है। कुछ लूपहोल्स हैं अल्फा फोल्ड के ऊपर, फिर से आर्टिकल आए क्योंकि अल्फा फोल्ड के ऊपर कम से कम 3-4 आर्टिकल्स पहले हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं जो पहले टॉपिक्स आए हैं। सो ये एक चीज़ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो केमिस्ट्री का है तो ये जो दो लोग हैं ऑल्दो केमिस्ट्री के फील्ड से ही मिला है, लेकिन जो एक ट्रेंड आजकल चल रहा है कि इवन केमिस्ट्री के बियॉन्ड जैसे आप कह सकते हैं कि काम लोग कर रहे थे, ऑल्दो जो काम केमिस्ट्री के फील्ड से ही था, बट डिसिप्लिन मतलब वो ज़रूरी नहीं कि उस केमिस्ट्री के एरिया से ही रहे हों, लेकिन नॉन केमिस्ट को जो है एक तरीके से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ आपका दिया गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो एआई मॉडल AlphaFold 2 जिसके माध्यम से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इस फील्ड में आपका जो नोबेल प्राइज़ है वो आपका दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मालाबार हैज़ इवॉल्व्ड इनटू की मल्टीलैटरल इवेंट्स। सेशन अगर आप देखते हैं तो देखो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। मैंने फिर कहा कि देखो क्योंकि कंटेंट ऐसा बनाने में समय लगता है, 3-4 घंटा लग जाता है आप मानकर चलो, इसलिए थोड़ा हम लोग लेट हो जाते हैं सेशन के अंदर। इन द सेंस मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि 7 बजे हो जाए, क्योंकि पेपर में खाली अंडरलाइन करके करना हो तो 7 बजे हम भी लाइव हो सकते हैं, बट यू ऑल नो कि वो थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करना और फिर प्रॉपर करना जिससे आपका समय बचे, और मैं बहुत ही कैलकुलेट करके चीज़ों को लाइक फोकस रहता है कि 35-40 मिनट से ज़्यादा किसी भी हालत में सेशन नहीं हो। और ये भी है कि टॉपिक्स आपको कोई ना छूटे, ये ध्यान में रखना है। तो इंडियन ओशन रीजन एंड इंडो पैसिफिक रीजन, तो ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हमेशा से याद रखना। देखो ये पूरा जो आप देख रहे हो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, तो यहाँ पे देखो इंडियन ओशन रीजन और सेंट्रल पैसिफिक रीजन तक का है। अब आप इस चीज़ को समझो, जैसे अगर इफ़ यू विल सी हियर, यहाँ पे ये चाइना के लिए ये जगह पूरी इंपॉर्टेंट है, पूरा ये रीजन अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है चाइना का वो इस रीजन पे है। कोई भी देश अगर यहाँ एंटर कर जाता है तो चाइना को बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है, और इस रीजन पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं, तो चाइना अपना डोमिनेंस जो है इस पूरे इलाके में बढ़ाना चाहता है। ख़ास तौर से आप कह सकते हो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो रीजन है ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन है। फिर यहाँ पे ऊपर साइड जाओगे तो जापान और चाइना का अच्छा रिश्ता नहीं है, इधर नॉर्थ कोरिया के माध्यम से डरा के रखता है चाइना, ये एक है ना, न्यूक्लियर कैपेबल बना के उसको भी डरा के देखना, ये बहुत जल्द ही ईरान को भी न्यूक्लियर कैपेबल ये चाइना और रशिया बना देंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि न्यूक्लियर कैपेबल हो जिससे कि वो डिटरेंस रहे और उस पर अटैक ना हो, मतलब क्योंकि ईरान और उसके जो भी प्रॉक्सीज हैं उसके माध्यम से ही रशिया चाइना अपना डोमिनेंस वेस्ट एशिया के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आस्पेक्ट है इसको थोड़ा सा जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो ये रीजन है ये बहुत मैटर करता है। अब चाइना क्या है कि अपना मैरीटाइम डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है इस रीजन के अंदर, तो मैरीटाइम जो डोमिनेंस वो बढ़ाना चाह रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना मैटर करता है, क्योंकि विश्व में अगर ये इस तरीके से अपने इच्छा अनुसार जहाँ मन किया वहाँ चले गए, रूल बेस्ड चीज़ें नहीं हो रही हैं, लॉ के बेस्ड में चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से इंडियन ओशन रीजन को अलग अलग देखना, पैसिफिक ओशन रीजन को अलग देखना, इसके बजाय इंडो पैसिफिक रीजन को एक यूनिट बना के देखा जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि चाइना का जो मैरीटाइम डोमिनेंस इस रीजन के अंदर उसको एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, मालाबार उसमें से एक आती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्लोबल सिक्योरिटी, आर्थिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड व्यापार के लिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम फ्रीडम के लिए, समुद्री जो फ्रीडम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मल्टीलैटरल इसकी बात किया जाए, जो एक्सरसाइज इसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट जो है करते हैं, और इसमें कई सारे वॉर टैक्टिक्स को एक्सचेंज किया जाता है, स्पेशल ऑपरेशंस का डिस्कशन होता है, एंटी एयर, सब सरफेस वॉरफेयर, मतलब पूरा वॉरफेयर कैसे रन करना वो देखा जाता है। तो यहाँ पे भारत ने जैसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन ये सब भेजा, यूएस ने अपना भेजा, जापान ने अपना भेजा, नाम लिखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने HMAS स्टुअर्ट को सेंड किया, जापान ने JS एरियाक इसको सेंड किया। फिर एयरक्राफ्ट आपका P-8 ये सब आपका हुआ, MH-60R हेलीकॉप्टर्स चाहिए, तो थोड़े से नाम आइडिया होने चाहिए, मतलब ऐसा रटा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो एक तो देखो इसका एम क्या है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन है साथ में मिलके, मेनली जो क्वाड नेशंस हैं उनके बीच में, जो क्वाड नेशन है जो इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है उनके बीच में जो सुरक्षा से रिलेटेड है उस पर फोकस करना, अपने अलायंस को जो है मजबूत करना, मैरीटाइम थ्रेट, समुद्री जो भी थ्रेट है खासतौर से चाइना का जो एक डोमिनेंस है उसको कैसे टैकल किया जाए, तो उसके लिए भी है, उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना, कैपेसिटी बिल्ड करना जॉइंट ट्रेनिंग के माध्यम से सेनाओं की, और ख़ास तौर से इसका जो इम्पैक्ट है सबसे बड़ा वही चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना ये है, और मैरीटाइम जो समुद्री सुरक्षा फ्रेमवर्क उसको डेवलप जो है वो करना।
नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक आपका आता है, ये डिफेंस से रिलेटेड है। स्टार्टिंग मैंने बता दिया कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो इंडिया डिफेंस डील की अगर बात किया जाए, इंडिया डिफेंस डील है, तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है। 2 मेजर जो डील्स हैं उसको अप्रूव किया है। 31 MQ-9B जो आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, इसके पर्पस इसको हम बाय कर रहे हैं, परचेस करना 31। ये जो आपके ड्रोन्स टाइप हैं, जैसे अगर आप इसमें इमेज देखो, ये इसको बोलते हैं इफ़ यू सी, तो ये इसको बाय करना है। और ये तीनों सर्विस के लिए होगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए है। इसके अलावा जैसे कई सारे मतलब एग्रीमेंट साइन किए गए, जिसमें हम 15 जो है सी गार्डियंस नेवी के लिए, 16 स्काई गार्डियंस एयरफोर्स के लिए, इस टाइप से करेंगे। और सबमरीन को भी हम ले रहे हैं, मतलब इंडिजिनस जो कंस्ट्रक्शन है, 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। एंड ये क्या है कि इससे हमारा जो समुद्र में और पूरा जो सुरक्षा है उस पर काफ़ी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि देखो आजकल आपको, अगर आप सुरक्षित नहीं हो तो आपको कभी भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा नहीं। किसका जो है दिमाग जो है इधर उधर हो जाए और वो आपके ऊपर हमला कर दे, आपका पूरा डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय कर देगा। भाई कहीं बॉम्बिंग कर दे, कुछ मिसाइल अटैक कर दे, आप क्या कर लोगे। तो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाते रहना ज़रूरी है। जितना इम्पॉर्टेंट आप दूसरे आस्पेक्ट को देखते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट डिफेंस आस्पेक्ट भी है। अगर हमें अपने टेरिटरी को सिक्योर करना और हमें अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, और हमें अपने डेवलपमेंट को किसी भी प्रकार के अटैक से जो है बचाना है, ख़ास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात की, क्योंकि एक भी अगर वॉर की स्थिति आई और हमारी कैपेबिलिटी नहीं रही अपने आप को बचाना, तो फिर बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे वी कांट से कि जो सब लोग जो हैं देयर आर एंजल्स ओनली, है ना, सब जो है बहुत एंजल्स टाइप लोग हैं पूरे विश्व में, तो ये गलत धारणा है। ऑल्दो वी आर अ पीसफुल कंट्री, बट स्टिल वी हैव टू बी वेरी बहुत एक स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। डिफेंस कैपेबिलिटी हमें बढ़ा के अपनी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू सेडिमेंट्री रॉक्स मेड फ्रॉम स्लैग इन कार्बन ट्रैपिंग चैम्प। ये एक टॉपिक बनकर आता है, जोग्राफी का हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं एक टर्म मेंशन है, दैट इज़ एंथ्रोपोसीन एरा। एंथ्रोपोसीन एरा मतलब ऐसा समय जो अभी चल रहा है जहाँ पे इंसानों की एक्टिविटी का बहुत अधिक इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसका बहुत अधिक इम्पैक्ट, और इसका इम्पैक्ट अर्थ के लैंडस्केप में भी पड़ रहा है। जैसे मान लो पहला कभी जो समय था, उस समय पे दूसरे नेचुरल फेनोमेना होते थे, उसके माध्यम से रॉक्स बन रही हैं, मिट्टी बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे 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 जियोलॉजिकल या अर्थ का जो लैंडस्केप है वो आपका डेवलप हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी से जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं वो शेप कर रही हैं। जैसे प्लास्टिक है या दूसरी चीज़ें, वो धीरे धीरे कहीं डिपॉजिट हो रही हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के मिट्टी के साथ मिल रही हैं, रॉक्स के साथ मिल रही हैं। तो एक नया प्रकार का जो अर्थ का लैंडस्केप वो डेवलप हो रहा है, और मतलब इतना हेल्पफुल तो नहीं है, बट इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप एज वेल। तो इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन डेब्रिस है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इन्होंने सॉइल और वाटर की एसिडिटी, सॉइल का कंपोजिशन, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ अफेक्ट किया। क्योंकि इतना ज़्यादा आप खुद सोचो, मिलियंस बिलियंस टन्स में इतने वेस्ट जनरेट होते हैं, और ये कहाँ जाएंगे, पृथ्वी में ही रहते हैं, धीरे धीरे छोटे फॉर्म में करके कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेंगे। अगर आप उनको जलाओगे तो किसी फॉर्म में जो उनका कंपोनेंट है वो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, वो कन्वर्ट हम कर सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सके। फिर जैसे 2015 में आर्टिफिशियल ग्राउंड जो है कंट्रीब्यूटेड ओवर 316 मिलियन टन्स ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल टू ओशन सरपासिंग नेचुरल सोर्सेज। तो देखो ये चीज़ आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप खुद देखो कि इंसानों का जो है, मतलब हम लोग का कितना बढ़िया एक रोल, बढ़िया क्या मतलब, इट्स अ सरकास्टिक वर्ड आई विल से, कि यहाँ पे देखो कि समुद्र है ना, समुद्र में पहले चीज़ें ऐड ऑन हो रही थी, नेचुरल चीज़ें जा रही थी, तो उससे जो भी नीचे रॉक्स बन रहे हैं, दूसरी चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूशन नेचुरल सोर्सेज का ज़्यादा। बट 2015 में जो आर्टिफिशियल जो है सोर्सेस, उनका एक प्रकार से जो ह्यूमन जनरेटेड चीज़ें, उनका सोर्स बढ़ गया है। अब इससे क्या है कि जो भी चीज़ें बन रही हैं उसमें ह्यूमन एक्टिविटी जनरेटेड चीज़ें, प्लास्टिक और जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, दे आर एंटरिंग इनटू द ओशियन, और उसमें फिर जो भी वहाँ लैंडस्केप बन रहा है, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो डेवलप हो रहा है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है। तो नया सेडिमेंट्री रॉक टाइप्स इमर्ज आपका हुआ है, कोस्टल स्लैग डिपॉजिट्स, है ना, लाइक मॉल्टन ग्लास, प्लास्टिक
इनका फॉर्मेशन है, अलॉन्ग विथ अनयूजुअल फॉर्मेशन लाइक मॉल्टन ग्लास, प्लास्टिक्स हैं, क्योंकि ये कोस्टल इलाके हैं, यहाँ पे इस्तेमाल मान लो हो रही हैं धीरे धीरे समुद्र तक रीच करके, और आसपास जो है ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो जैसे ये थोड़ा सा आप देखोगे कि हमारी पूरी की पूरी ये हम हैं, हमारी पूरी एक्टिविटी पूरी चल रही है। इससे आप देखो जैसे समुद्र में जहाज़ है, अभी उसी में ये आपके दूसरे जीव भी हैं, है ना, फिर उसके बाद रिवर्स भी हैं, दूसरे जीव भी हैं, हम भी रह रहे हैं। अब इस इमेज को जो मैंने लिया है आपको, इसको इमेजिन करोगे ना, तो बहुत सारे टॉपिक्स का आप आंसर कर सकते हैं। जैसे ये बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल रही है, कहीं बर्फ़ पिघल रही है, कहीं मछलियाँ मर रही हैं, है ना, और ये जो हमारा जो भी हम डेवलपमेंट किए हैं उससे बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, समुद्रों में जा रहा है। गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियों से जो है आप मान कर चलो कि बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स इमर्ज आपका हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने को जो है मिल रही हैं। तो स्लैग जो आपका है एक प्रकार से ये स्लैग बेसिकली स्टील मेकिंग का बाय प्रोडक्ट है। जब स्टील बनता है तो उस पर स्लैग बनता है, एंड इसमें बहुत सारे सिलिकॉन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आपके प्रेजेंट होते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है आर्टिफिशियल ग्राउंड क्रिएट करने के लिए। एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में जिसके माध्यम से इंडस्ट्रियल वेस्ट को सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब जो रॉक्स डिपॉजिट, चीज़ों के डिपॉजिट होने से बनती हैं, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके माध्यम से, स्लैग एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके माध्यम से रॉक्स बन रही हैं, तो इनकी मात्रा आपकी बढ़ रही है। सो ये जो स्लैग लिथिफिकेशन, इसको जानना ज़रूरी है। एंड उसके बाद उसको हम जा सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट है, बिकॉज स्लैग का प्रोडक्शन फ्यूचर में भी इट्स एक्सपेक्टेड ही आपका राइज होगा, और इससे नए प्रकार की जो रॉक्स बन रही इंडस्ट्रियल वेस्ट से, तो पूरा अर्थ का लैंडस्केप इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो देखो ये बहुत ही हाईली एडवांस टॉपिक है, और मैंने पूरा ऐसा की पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो इस सेशन आपको कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके, सेशन को लाइक करके, जो है ना, जहाँ मौका मिले सेशन को आप शेयर कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लास्ट में आपको जो लिंक दिया जाता है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर saurabpandeyupsc.com वेबसाइट से कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये क्लासेस सब्जेक्ट वाइज कंपाइल्ड करके आपकी ऐप में भी आती हैं, जैसे जो उसमें प्रहार बैच नया चालू है, या पहले करंट अफेयर प्लस कोर्स चल रहा है, तो उसमें भी ये क्लासेस आपकी आती हैं, क्योंकि ये टॉपिक सब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज कंपाइल होके। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा मैप देख लो कि ह्यूमन एक्टिविटी है, एंथ्रोपोसीन एरा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इससे सॉइल और वाटर, मिट्टी और पानी बदल रहा है, नए रॉक फॉर्मेशन हो रहा है, स्लैग का कॉम्पोजिशन, लिथिफिकेशन है, कार्बन पोटेंशियल इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो लिथिफिकेशन का जो मतलब है आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बर्ड फ्लू के कंटेक्स्ट में, बायोसिक्योरिटी एंड एवियन इन्फ्लुएंजा इन ओशियानिया, मतलब इससे न्यूजीलैंड और ये सब आते हैं। तो बायोसिक्योरिटी है ना, तो बायोसिक्योरिटी खासतौर से लाइक बायोसिक्योरिटी मतलब जैसे हम अपना खास तौर से जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से जो अटैक हो सकता है या इम्पैक्ट हो सकता है, जो थ्रेट जनरेट हो सकता है, उससे बचने के लिए जो प्रयास करता है वो बायोसिक्योरिटी के अंदर आता है। तो जो स्प्रेड H5N1 एवियन मतलब रिलेटेड विद बर्ड, तो उससे बचने के लिए स्टेप्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा लिया जा रहा है। तो इसमें जैसे वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन पे फोकस किया जा रहा है। जो बर्ड्स किनारे में प्रेजेंट है, शोर बर्ड्स हैं, उनको टेस्टिंग उनकी की जा रही है। और यहाँ पे लाइक है ना, तो इसमें एक क्लेड, मैंने क्लेड आपको बता रखा है, कमेंट सेक्शन में बताओ क्लेड का क्या मतलब होता है। क्लेड मैंने आपको पढ़ा रखा है, पहले के टॉपिक्स में पढ़ा रखा है। सो बहुत सारे मतलब अगर बहुत सारे बर्ड्स और मैमल पॉपुलेशन हैं, वो इससे अफेक्ट भी हुई थी। पहले जो वेरिएंट आपके थे कुछ आपके एवियन इन्फ्लुएंजा के, और फ्यूचर के अंदर भी वी कैन से कि अगर ये स्प्रेड होता है तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। इसकी वजह से डेथ लगभग 100 मिलियन पोल्ट्री इन द यूएस। अब आप देखो, इसको इमेजिन करो कि लोग अब जैसे सब चिकन और ये सब चीज़ें कंज्यूम करते ही हैं, अब वो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उस चीज़ की, तो अब उस डिमांड को तो मीट करना पड़ेगा किसी तरीके से। और अगर ऐसे डिजीज़ एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे हो, पोल्ट्री फार्मिंग पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो यू कैन इमेजिन उसका इम्पैक्ट कितना ह्यूज हो सकता है। ओवरऑल फूड सिक्योरिटी पे भी है, तो स्पीसीज़ के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है। बहुत सारी स्पीसीज़ इसके लिए वनरेबल है, इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड सी लायंस, और बहुत सारे ऐसे सी बर्ड्स हैं वो इससे अफेक्ट हो सकती हैं। कुछ ऐसे वायरस के स्प्रेड है, कुछ जो वायरस है वो कैटल्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। कई रेयर केसेस में ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्टेड है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे कई प्रकार के इस H5N1 आउटब्रेक को देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो, कि इसके जो स्प्रेड उसको रोका जाए, बायो सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लिए
आपके लिए जाएं। ठीक है, तो ये आप इमेज से भी आप देख सकते हो कि जैसे ये आपकी बर्ड्स हैं, ये है ना, तो दीज आर द बर्ड्स दे। अब ये बर्ड्स मान लो कि आप तो कह दिए कि हमारे एरिया में जो है बर्ड्स हैं वहाँ पे H5N1 प्रेजेंट नहीं है, बट ये बर्ड्स मान लो दूसरी जगह हैं, दे आर इन्फेक्टेड दूसरी जगह से, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, दूर दूर से आ रही हैं, कहीं से भी आती हैं, आप उनको रोकोगे तो नहीं, ऊपर साइड से आ रही तो मना कर दो नहीं भाई जो है आप जांच करा के अंदर आओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये बर्ड्स माइग्रेट करेंगी, ये रीच करेंगी, दूसरे आसपास की जो बर्ड्स हैं उनको इन्फेक्ट करेंगी। तो आप इमेजिन कर सकते हो तो इससे किस तरीके से जो डिजीज़ है वो आपका तेज़ी से स्प्रेड है वो आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवीजन PDF है, फटाफट आप अपना देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं EU CBAM। EU का जो CBAM डिफॉरेस्टेशन नॉर्म्स है ना, तो इस पर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका कुछ पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किया है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द CBAM के बारे में कुछ एस्पेक्ट जो है डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक जनरल सेंस में देखा जाए तो इकोनॉमी के अंदर वी कैन पुट दिस टॉपिक, इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है उसमें मैंने आज जो है टोटल 4 सेट डाल दिए हैं। 4 सेट में लगभग 200 पेजेस हैं, वो पढ़ने के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने डाला हुआ है। और सेकेंड टेस्ट जो हमारा शेड्यूल्ड होगा वो इन्हीं कंटेंट, पहले हम लोग कंटेंट के माध्यम से, क्योंकि मेरा आपसे सभी से ये एक अनुरोध भी है और आप कह सकते हैं कि एक मेरा एडवाइस भी है कि पहले उस कंटेंट को आप पढ़ो पहले, है ना। मैं इधर उधर के क्वेश्चंस आपको दूं और फिर आप जो है अलग अलग सोर्सेस पढ़ो, तो वी विल मूव विथ लाइक सर्टन थिंग्स। तो अभी फ़िलहाल के क्योंकि टोटल 30 टेस्ट हैं उसमें, तो पहले आपको मैं वो कंटेंट दूंगा जो स्टडी मटेरियल है उससे, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे भी चीज़ों को कवर धीरे धीरे करेंगे। वी हैव 30 टेस्ट, विल मूव इन अ मैनर जिससे कि आप कंटेंट को भी अच्छे से पढ़ सको, क्योंकि वहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। और किसी को किसी तरीके का डाउट हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है प्रीलिम्स परफॉर्मेंस नाम से, आप वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट में एक बार सर्च कर लेना। अराउंड 50 क्वेश्चंस लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में आपके आए हैं। अब इसमें भी अगर आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो तो वो फिर आपका मतलब माइंडसेट है ना, तो वो आपको इस पर डिसाइड करना है व्हाट यू हैव टू डू इट, है ना। तो यहाँ पे कई बार होता है, कई छोटे नंबर से हम रह जाते हैं, कहीं उसमें रह जाते हैं, कहीं कहीं रह जाते हैं। तो उसमें हमें देखना है कि कोई चीज़ जो आपके लिए काम की है तो वो तो आपको कंटिन्यू रखना है। जैसे जनरली क्या थॉट प्रोसेस होता है, मान लो हमने एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स नहीं निकला, किसी चीज़ से रख लिया, अब जो चीज़ आपने पढ़ी वहाँ से तो आपको फ़ायदा हो गया, बट किसी छोटी चीज़ में आप रह गए, मान लो CSET में रह गए, तो आप क्या करोगे, जो चीज़ मान लो आपने करंट अफेयर्स ही पढ़ा तो उस चीज़ को फिर आप छोड़ दोगे, कुछ और करने लग जाओगे, फिर सारा फोकस दूसरी चीज़ में लगा दोगे, फिर उस जो चीज़ पहले में जिस चीज़ में स्ट्रांग थे अगली बार उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसकी वजह से रह गए। तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए सबको। अगर कहीं मान लो आपको प्रीलिम्स रुक रहा है तो देखो कि कहाँ कमी रह रही है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आपको करना है। सिंपल सी बात है। आप हो सकता है कोई सब कुछ सही जा रहा है, थोड़ा क्लोज पहुँच गया है, फिर वही उसी चीज़ को और थोड़ा रिवाइज करके और अच्छा करोगे तो और क्लोज पहुँचोगे। ये कभी काम नहीं आएगा कि आपने किसी कंपाइलेशन को पढ़ लिया। अगर आपको अभी भी डाउट है, आप कोई भी मार्केट में कंपाइलेशन है, मार्केट में अवेलेबल अभी भी अवेलेबल है, जाके देख लो। UPSC का पेपर भी अब अवेलेबल है 2024 का, वो देख लो। आपको कितने क्वेश्चंस हैं वो आप देख ले सकते हो, नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादातर सोर्सेस, मतलब GS पेपर 1 का भी मैंने आपको सोर्स दिखाया है, वीडियो पड़ा हुआ है विद स्क्रीनशॉट विद डेट, आप देख सकते हो। और ज़्यादातर वीडियोस तो आपके यूट्यूब में ही अवेलेबल हैं। फ्री कंटेंट से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता है कि कितना मार्केटिंग हो जाती है। तो मेरा सिर्फ ये आपसे अनुरोध है, ये कहना है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग सीरियस लें। एक मतलब क्योंकि देखो पढ़ना आसान नहीं है, कंटेंट बहुत ज़्यादा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कंटेंट बहुत कम है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपको बहुत शॉर्ट में कंटेंट कराऊंगा। भाई जो रिक्वायर्ड है वो करना ही करना है, क्योंकि मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहीं से पूछेंगे और यहाँ से नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आया है UPSC के सिलेबस में जो चीज़ है वो मैं आपको कराऊंगा, उसमें कोई शॉर्टकट कोई कुछ नहीं कि टॉप 100 टॉपिक, टॉप 50 टॉपिक, इस टाइप का। ये सब एक मार्केटिंग खेल है, इससे कुछ आता जाता नहीं है। आप मतलब इस चीज़ से एग्री करें, मतलब लास्ट में शॉर्टकट लोग जो मान लो साल भर नहीं पढ़े तो टॉप 100 टॉप 200 और कंपाइलेशन और ये सब लगा रहता है, तो वो उसका देखो इतना आउटपुट नहीं, मन की सांत्वना मिल जाती है कि हाँ हमने कर लिया, बट उससे आउटपुट जीरो रहता है। सिंपल सी बात, 1% भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इट्स बेटर कि जो चीज़ें हैं जो करनी है तो उसको टाइमली कर लें। टाइमली का मतलब हो गया अभी से स्टार्ट करें तो हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं ध्यान रखना। यूरोपियन यूनियन कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात किया जाए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM की बात किया जाए, तो इस डायग्राम से आप समझो इस चीज़ को।
ये देखो डायग्राम बहुत अल्टीमेट है, इससे आप समझोगे तो ये आप समझो कि जैसे मान लो कहीं पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोल को बर्न करके और प्रोडक्शन किया जा रहा है और एक प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। अब उस प्रोडक्ट को दूसरी जगह जो है ट्रेड करके भेजा जा रहा है। तो जब आप जैसे यूरोपियन यूनियन का जो ये CBAM मैकेनिज़्म, इसमें क्या है कि अगर उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के प्रोसेस में कार्बन का एमिशन हो रहा है काफ़ी अधिक, तो उस कंटेक्स्ट में उसमें ये जो कार्बन टैक्स है वो आपका इम्पोज करेगा। साइड में रखा हुआ है, बहुत अल्टीमेट डायग्राम है, ठीक है, जो मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप देखो कि आप ये समझो कि ये इसका जो है ये एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। मतलब भारत का जो या कहीं का भी कोई प्रोडक्शन आपका हो रहा है, तो उसमें अगर उस प्रोसेस में काफ़ी अधिक कार्बन एमिशन है, तो उसमें फिर अगर ऐसे प्रोडक्ट यूरोप के मार्केट में रीच करेंगे तो उनमें एक्स्ट्रा टैक्स जो है इम्पोज किया जाएगा। इससे जो आप कह सकते हो कि जैसे यूरोपियन यूनियन कहना है कि देखो हमारा इसलिए कि है क्योंकि हम एक कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, और अब अगर है ना, तो इसमें हो सकता है कि जो भी हमने स्टेप्स लिए हमारे देश में, हमारे यहाँ पे जो भी मार्केट है उसमें जो प्रोडक्शन आपका हो रहा है उसमें हम ग्रीन एनर्जी और इन सब पे फोकस कर रहे हैं, और बाहर से मान लो ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जहाँ पे कार्बन एमिशन काफ़ी अधिक हुआ उनके प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो और इस वजह से वो प्रोडक्ट जैसे बाहर से जो आ रहे हैं वो सस्ते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और ये सब यूज़ और वो महंगे हैं। तो हमारे देश की जो मतलब यूरोपियन यूनियन जो कहना चाह रहा है कि हमारे उनको थोड़ा सा डिमोटिवेशन होगा और हम कभी भी सस्टेनेबिलिटी या कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये है। लेकिन देखो भारत जैसे देश ये भी करें कि यार ठीक है तुम इतना बड़ी बातें कर रहे हो, पहले तो खुद ही खूब किए जम के, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जम के कोल यूज़ किया, स्टीम इंजन, फिर धीरे धीरे ऐसा किया, कार्बन एमिशन जम के किया, डेवलप हो गए। अब डेवलपिंग देश कुछ करना चाह रहे हैं तो फटाफट अपना मार्केट बंद करने की कोशिश कर रहे हो कि बोले हम लेंगे, आप तो अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन कर रहे हो तो आप पे टैक्स लगेगा। अब टैक्स लग जाएगा तो 100 रुपये की चीज़ 200 की हो जाएगी, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये सब चैलेंजेस आपके आ रहे हैं। तो हम एकदम से देखो एनर्जी ट्रांजिशन तुरंत नहीं कर सकते। वी आर कांट मूव कि कल रात 10 बजे से जो है हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे। वी नीड सर्टेन टाइम। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वी हैव टू ऑल्सो सी कि किसी प्रकार की एनर्जी पॉवर्टी जो है वो ना अराइज हो, मतलब एनर्जी का जो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी पार्ट है वो मेंटेन रहे, वो भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे ये मैकेनिज़्म है, इसको थोड़ा सा आप रीड करना। जैसे खास तौर से सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम ये सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी, हम जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। धीरे धीरे इसको फुल इम्प्लीमेंटेशन CBAM का 2026 से करने की बात कर रहे हैं। बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, सप्लाई चेन एडजस्टमेंट है, इंपोर्ट प्राइजेस पे अफेक्ट पड़ेगा, ट्रेड बैरियर्स लगेंगे, है ना, कई प्रकार ट्रेड बैरियर्स, मतलब मान लो टैक्स लगा दिया तो यहाँ पे कई देश कहते हैं, अच्छा कई देश कहते हैं कि यार तुम जो पैसा लगा रहे हो, मतलब ये जो, अच्छा ठीक है तुम, मतलब ध्यान सुनना इस बात को कि सपोज़ आप पैसा लगाने का बड़ा आपका मन है कि हाँ ठीक है, मान लो इंडिया से ही कोई प्रोडक्ट आ रहा है कि इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के प्रोसेस में आपने कार्बन का यूज़, कार्बन एमिशन बहुत हुआ है, तो आप जो है हम पे टैक्स लगा रहे हो। अच्छा ठीक है, जो पैसा तुम कलेक्ट कर रहे हो, जो पैसा तुम कलेक्ट कर रहे हो इस टैक्स को इम्पोज करके, तो फिर वो पैसा हमको दो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, जो इतनी कंसर्न रखे हो, तो अब वो उसको तुम यूज़ कर रहे हो अपना डेवलपमेंट के लिए, और पैसा हम पे ज़बरदस्ती का, मतलब जो हमारे दूसरी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिसमें हो सकता है थर्मल पावर इस सब का इस्तेमाल हो रहा है, उन पे ज़बरदस्ती का टैक्स लगा के पैसा अपना छाप रहे हो। तो ये सब जो कंसर्न है वो आपके रेस किए गए हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और मैं फिर कहता हूँ कि देखो ये पॉइंट्स आपके लिए तब हेल्पफुल है ना, जब आप थोड़ा वीडियो को देख के कुछ पॉइंट्स खुद ऐड करो, ठीक है, रादर देन, क्योंकि देखो पूरा आर्टिकल तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैपिंग का देख लो क्वेश्चन। यहाँ पे आजकल ऐसे टॉपिक से मैपिंग आ रहा है। तो सेलिमोस रिवर की बात करें, ये रिवर कहाँ लोकेटेड है, ये अमेज़न ब्राज़ील के अंदर लोकेटेड है। अभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है, आप खुद देखो कि ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं साउथ अमेरिका के अंदर जहाँ सूखा पड़ा काफ़ी दिखा है, तो ये भी थोड़ा सा कंसर्न है। तो ये थोड़ा मैपिंग आपको याद रखना, सेलिमोस रिवर कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है आसियान। तो देखो अभी मैं थोड़ा सा पॉइंट्स ऐड कर लिया हूँ, जैसे अभी आसियान इंडिया 19th ईस्ट एशिया समिट में जो है जाना है, तो अब इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखो अभी गए हैं, जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, तो अभी कमेंट्री पे नहीं जाते, बट थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए, आप तो रीड कर लेना, मतलब थोड़ा आइडिया लगे ठीक। लेकिन अभी पूरे हफ्ते भर इस पर आर्टिकल्स आएगा, आसियान का इंपॉर्टेंस क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर प्रश्न बन सकता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे जो है कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट कर रहे हैं, जो है यहाँ पे
21 आसियान इंडिया समिट और 19th ईस्ट एशिया समिट को करने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी प्लान, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आप बताओ कि क्या यूनिकनेस है, अगर लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कंपेयर करें तो दोनों में क्या यूनिकनेस है। तो एक तो हम कनेक्टिविटी अपनाना चाहते हैं, अपना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कनेक्शन साउथ ईस्ट एशिया देशों के साथ करना चाहते हैं, ये एक आस्पेक्ट है। पर इस पर फिर मैं और डिटेल में डिस्कशन एक बार और आपसे करूँगा, है ना, जब आर्टिकल्स इस पर आएंगे, जॉइंट स्टेटमेंट आएंगे, जिस पर पहले भी मैंने डिस्कशन कर रखा है। तो यहाँ पे देखो पर्पस क्या है कि अभी जो विजिट है वो आसियान इंडिया समिट के कंटेक्स्ट में है और ईस्ट एशियन समिट को है। उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे डेवलपमेंट म्यांमार में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो भी म्यांमार में डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि म्यांमार आसियान का हिस्सा है, तो इस भारत का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी काफ़ी हद तक अफेक्टेड है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडो पैसिफिक विजन इंक्लूड हो रहा है, तो ये भी अब एनिवर्सरी भी हो, है ना, डिकेड एनिवर्सरी है। तो ये थोड़ा सा है क्योंकि जो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 के अंदर हम लेकर आए थे, तो 2024 में तो ये 10 साल आपके हो गए। तो इसमें इंडो पैसिफिक कंपोनेंट है जो हमने स्टार्टिंग में देखा है। फिर उसके बाद कई मीटिंग्स भी आपकी होंगी, मैरीटाइम इश्यूज़ को भी है, साउथ चाइना सी में जो इश्यूज़ हैं, म्यांमार में जो क्राइसिस है उसको डिस्कस करना है। फिर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट जापान के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ है। फिर उसके बाद जो लायोस है उसका अडाप्टेशन ऑफ रामायण आप आपको हैरानी होगी, इंडोनेशिया में कभी आप जाओगे, बाली वाली कभी घूमने जाओ, है ना, तो देखना वहाँ पे जो बाली द्वीप है वहाँ पे आपको पूरा रामायण का ही मिलेगा। मतलब आपको बड़े बड़े जैसे लॉर्ड रामा, विष्णु की बहुत बड़ी जो है मूर्ति, कुंभकर्ण, रावण, इस टाइप का बड़ा बड़ा मूर्तियाँ और सब आपको मिलेंगे, बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे। और आपको पता होगा कि इंडोनेशिया इज़ इस्लामिक कंट्री, तो वहाँ पे इस टाइप का मतलब है और उस चीज़ को अलाउ किया जाता है ना, अलाउ किया जाता है। इट्स लाइक कि ऐसा नहीं कि उस चीज़ को अलाउड नहीं है कि इट कांट बी डन। तो इस टाइप का डेवलपमेंट है, तो ये सब क्या कल्चरल लिंकेज का बेसिस बनेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का बेसिस बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर थोड़ा आप लोग सोच के अपने पॉइंट्स लिखना। आसियान की बात करें तो यहाँ पे ये कब इस्टाब्लिशमेंट हुआ है ना, 1967। बताओ कौन सा डिक्लेरेशन है जिसके तहत इसकी स्टेप जो है स्थापना हुई है। फाउंडिंग मेंबर्स इसके आप देख लो, टोटल तो 10 हैं, वो नीचे मैं दिखा दूंगा अभी। फाउंडिंग मेंबर्स आप याद रखें, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो ये आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है इस्टाब्लिश 2015 में आपकी हुई थी, और है ना, तो ये इसके तहत आपका सिंगल मार्केट प्रोडक्शन बेस क्रिएट करना था। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब जो भी आसियान देश उनके बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लेकर आना। फिर कल्चरल और पॉलिटिकल कोऑपरेशन, सांस्कृतिक और राजनीतिक कोऑपरेशन पर भी फोकस आपका किया गया था, जैसे आसियान कल्चरल फंड टाइप चीज़ें क्रिएट की गई थी। अब इसमें चैलेंजेस यही हैं कि कई प्रकार के आर्थिक डिस्पैरिटीज़ है, म्यांमार की स्थिति अलग है, आप देखोगे मलेशिया अलग है, इंडोनेशिया अलग है। राजनीतिक इंस्टेबिलिटी जैसे म्यांमार में क्राइसिस चल रही है, एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, और जियो पोलिटिकल टेंशन, चाइना सब जगह एंटर करके आसियान देशों को परेशान कर रहा है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद बाहर से देश, मान लो यूएस और ये सब एंटर कर जाते हैं, तो कैसे उसको बैलेंस किया जाता है विद चाइना इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो उस रीजन के देश हैं उनके साथ। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ये भी एक क्लाइमेट चेंज को दूर कैसे किया जाए, उसके इम्पैक्ट को कैसे दूर किया जाए, सभी देशों का विकास एक समान कैसे हो सके। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप पे भी फोकस करना है, बड़ी बड़ी जो देश हैं और दूसरे जो ग्रुपिंग्स हैं उसके साथ मिलके ट्रेड में, सिक्योरिटी पे, सांस्कृतिक एक्सचेंज पे, इस पर अपना आप कह सकते हो कि साथ में आके कार्य करना और इन सब एरियाज़ पे पार्टनरशिप डेवलप करना। ये आपके 10 देश हैं जो कि आसियान का हिस्सा है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मलक्का डिलेमा। देखो जो भी क्वेश्चन है उसको लिख दिया करो, ठीक है, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1-2 सेकंड। और लाइक बटन देखो जरूर सा प्रेस करें, और ऐप में अगर आप ये क्लास देखते हैं बाद में तो उसमें भी जो भी आपके कंसर्न है, आपका ग्रुप जो आपका होता है उसमें आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंस देखिए आसियान का, तो देखो ट्रेड के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, कूटनीतिक रिलेशन के लिए है, कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए जैसे म्यांमार में है, टूरिज्म प्रमोट हो सकता है, काउंटर टेररिज्म के लिए कदम उठाया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के कंटेक्स्ट में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज को दूर करने के कंटेक्स्ट में भी। अब देखो ये पॉइंट्स हैं, अब एकदम से मैंने एक एक पॉइंट लिखा, एक एक शब्द लिखा था, हो सकता है आप कनेक्ट ना कर पाओ। अब इसको आपका काम है इसको सोचो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका हो रहा है उसमें एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना है भाई, वहाँ भी एनवायरमेंट तो है ही ना। तो ये सब पॉइंट्स आप एक बार सोचना। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फाइनल लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2024। तो यहाँ पे 73% डिक्लाइन है, तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन लगभग 73% से डिक्लाइन हुई है, बड़ी आप कह सकते हो मैटर ऑफ कंसर्न है 1970 से 2020 की देखा जाए।
प्रीवियस जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 69% डिक्लाइन था। अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है ख़ास तौर से नेक्स्ट 5 ईयर्स में, बट अभी तो हम लोग अपना इंसानी विकास ही में लगे पड़े हैं, कैसे करेंगे है। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स की बात करें उसमें भी डिक्लाइन 85% है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 69% का डिक्लाइन है। समुद्र में देखा जाए 56%। ये फैक्ट ज़रूर से याद रखना, यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इससे प्रीलिम्स और मेंस के बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन, क्लाइमेट प्रैक्टिस है ना, तो यहाँ पे देखो हैबिटेट का लॉस हो रहा है जो भी जीव हैं उनके, क्योंकि हम जंगलों को काट के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर, क्योंकि अब ऐसा नहीं खेतों में जानवर रह रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होगा। उसके बाद बहुत सारा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, डिजीज़ का स्प्रेड, बहुत सारी जो नेटिव स्पीसीज़ नहीं है वहाँ की उनका स्प्रेड, जो इन्वेजिव स्पीसीज़ होती हैं। तो ये आपका वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है आप कह सकते हैं कि बहुत सारा एक बड़ा मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो हेल्दी इकोसिस्टम है वो उसका लॉस है, और इसका इम्पैक्ट हमें भी झेलना पड़ेगा। पैंडमिक एक हम भी झेल ही चुके हैं, अभी कुछ साल पहले की बात है। तो यहाँ पे नेचर का, प्रकृति का लॉस है, क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल इकोसिस्टम, ह्यूमन सोसाइटी सबको अफेक्ट कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, प्रकृति है पूरा हमारा, तो हम बहुत ही छोटे से एलिमेंट है पूरे अर्थ में, बट हम मानते हैं अपने आप को बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो अभी बड़ा कोई डिजास्टर कुछ होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ह्यूमन सोसाइटी सस्टेन विथ नेचर ही कर सकती है, इस चीज़ को समझना है। बाकी ये सब आईफोन खरीद लेना और 4 करोड़ की गाड़ी खरीद लेना और ये सब तो देखो बहुत ही सेकेंडरी है। दिस थिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड इन मतलब विद अ सिंगल डिज़ास्टर। बहुत सारे लोगों का चीज़ें जो वो डेवलपमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड करता है, तो डिज़ास्टर कैन डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। तो वो हमें देखना है कि प्रकृति के साथ हम कैसे चीज़ों को लेकर जाते हैं, क्योंकि तभी हम इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं जब व्हेन यू आर इन कॉन्सोनेंस विद द नेचर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना, बाकी ये मैंने इंक्लूड किया है, आप रिवाइज कर लेना। एग्रीकल्चर ऑप्शनल मिस नहीं करना है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 21st। ठीक है, तो इस पे आपको मैं 450 पेजेस के नोट्स दूंगा। पैरेलली वीडियो लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं, लाइव रिवीजन और डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। दिसंबर तक आप अपना पूरा ऑप्शनल कंप्लीट कर लोगे। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए जो ध्यान में रखना है, हाँ इसमें आंसर इवोल्यूशन भी इंक्लूडेड है। आंसर जो आप सेंड करोगे उसका इवैल्यूएशन भी इस पे इंक्लूडेड है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी ये ऑप्शन बहुत हाई स्कोरिंग है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कोई क्वेरी है तो नंबर मैं आपको दे देता हूँ। saurabh-pandey-upsc.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे जितने भी कोर्सेज हैं उनका मिल जाएगा। बाकी सारे करंट अफेयर है, मैगजीन है, जैसे GES रिपोर्टर मैगजीन बहुत अल्टीमेट आती है जिसमें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक्स कंपाइल्ड आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हो, पुराने पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी सारे कोर्सेज़ की जानकारी मिल जाएगी। प्रहार बैच में देखो हिंदू न्यूज़पेपर सब्जेक्ट वाइज कवरेज आपका रहेगा, योजना मैगजीन, डाउन टू अर्थ, PIB, physics.org मेंस क्वेश्चन। तो अब देखो जनवरी 2024 से मैं कंटेंट को कवर करूँगा इसमें, तो 2 साल का ऑलमोस्ट कवरेज रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। तो इसको नहीं किया है तो करना ज़रूर से है। अभी आप कई लोग कह रहे सर आप करंट अफेयर कैसा पढ़ाते हो, अभी जिस चीज़ के लिए मतलब आप देख सकते हैं ना यूट्यूब में जो सेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वैसा ही है। और हिंदू के अलावा जो दूसरी चीज़ें वो सब कुछ इसमें कवर्ड है, और हिंदू के सेशंस भी आपके सब्जेक्ट वाइज कंपाइल्ड रहेंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। और वीडियोज़ रहेंगे तो आपको पता है कि यार मुझे अगर 2 साल का कंटेंट करना है तो ये 150 वीडियोज़ करने पड़ेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको इस तरह के नहीं पढ़ाऊँगा 100 घंटे में पूरा करंट अफेयर, टॉप 100 टॉपिक्स और ये सब टाइम पास वाली चीज़ें नहीं, जो है वो आपको करना है। ठीक है, जो वीडियो आते जाएंगे आपको देखते जाना है। और मेरा बहुत ही सिंपल सा मेथड है, मैं आपको 3 घंटा 4 घंटा बैठ के पढ़ाने से रहा नहीं। सिंपल सी चीज़ जो फॉलो करनी है कि आपको एक अच्छा PDF मिलेगा, साथ में पैरेलली मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे। वीडियो लेक्चर की साइज़ 30 से 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। जो कंपाइल्ड वीडियोस हैं हिंदू के उनकी साइज़ ज़्यादा हो सकती है, जैसे मान लो 15 डेज़ के ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के टॉपिक्स कंपाइल्ड है, उनकी साइज़ ज़्यादा हो सकती है। बट जैसे चाहे इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का कोर्स आप ले लो, ठीक है, चाहे टेस्ट सीरीज़ ले लो, चाहे कोई भी कोर्स ले लो, जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है कि आपको PDF है, वीडियो लेक्चर पैरेलली है, फिर हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे रिवीजन और इन सब का। ठीक है, ये कोई वो वाला टाइम पीरियड नहीं है कि वहाँ पे गए अब बोर्ड में लिख लिख के आप देख रहे हो 4 घंटा उसमें लगा दिए। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वाई कांट वी डू इन हाफ एन आवर, तो वाई टू गिव 2-3 आवर्स। आपको अपने टाइम का इंपॉर्टेंस देखना चाहिए। इवन मैं हिंदू सेशन लेता हूँ, मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। सपोज़ करो कि अगर मैं मुड़ के लिख के करता हूँ तो ये मुझे पता है कि अगर मैं 10 टॉपिक में 1 मिनट भी मुड़ने में पूरा लगाता हूँ तो एक्स्ट्रा आपके 10 मिनट से एक्स्ट्रा 10 मिनट क्या मतलब, अगर कोई सेशन
लिख लिख के मैं आपको कराऊंगा तो इट विल बी मतलब 40 मिनट से वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। 40 मिनट से मान लो 1.5 घंटा हो जाता है, और एक्स्ट्रा अगर मैं आपके 40-45 मिनट ले रहा हूँ तो आप इमेजिन करो साल भर में आपका कितना समय जाएगा। तो ये है। और अगर आप ये मानो कि अगर करंट अफेयर को मैं पहले 2 घंटा का सेशन लूँ, उसके बाद आप 1 घंटा 3 घंटा रोज का करंट अफेयर करोगे तो आपका सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात है। इनिशियल चलो टाइम लगता है, तो ये पॉइंट समझना है कि अगर फिर हम लोग का रोल क्या रहेगा। यही तो रोल है कि कंटेंट प्रिसाइज जो रिक्वायर्ड है वो आपको प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाए और आप उसको रिवाइज कर लो। जो मतलब एक राइट माइंड सेट में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर बात की जाए उसमें, हाँ जो नए हैं तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, बट आपको थोड़ा सा बैलेंस दिमाग को करना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा वेट करते हैं, चीज़ों को सही से पढ़ेंगे तो कुछ समय लगेगा, बट आप सही डायरेक्शन में धीरे धीरे जरूर से आएंगे। बाकी आपको कोई ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना आप। अब यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डिपेंड्स मोर ऑन कल्चरल लिंकेज एंड टेक्नोलॉजिकल लिंकेज। इसको आपको लिखना है। कोई इस सेशन का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपका टेलीग्राम चैनल या फिर saurabpandeyupsc.com वेबसाइट से आपको PDF मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।